अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बजे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान की तरफ से काबुल में बम धमाके की शदीद मजम्मत। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद इश्तियाक। हुकूमती सेनेटर का बज़ाहिर तफ्तीशकारों के लिए धमकी आमेज बयान, हिज़्ब मुखालिफ की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। इस्लामाबाद से मैं हूँ नासिर महमूद। जनूबी एशिया। पाकिस्तानी अटार्नी जनरल आइंदा हफ्ते आलमी अदालत इंसाफ के सदर से मुलाकात में एडहाक जज की तैनाती पर बात करेंगे। इस्लामाबाद से मैं हूँ मोहम्मद जलील। और दूसरी अहम खबरों में अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के सिफारती इलाके में बुध की सुबह एक बड़े ट्रक बम धमाके में कम से कम 90 अफराद हलाक और 300 से जायद जख्मी हो गए हैं। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि उनकी फोर्सेस ने बहर रोम से 4 क्रूज मिसाइल दागे हैं जिनका निशाना शाम में दाइश के ठिकाने थे। और अमेरिका के महकमा दिफा ने कहा है कि बैनुल बर्राज़मी बैलिस्टिक मिसाइल खतरे के तनाजुर में किया गया मिसाइल दिफाई निज़ाम का उसका पहला तजुर्बा कामयाब रहा है। मुतादिद अमरीकी मीडिया इत्तलात के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका को पेरिस के मौसमी तग़य्युर के तबादले के उस मुआहदे से अलहदा करने के लिए तैयार हैं जिस पर सन 2016 में उनके पेशरो बराक ओबामा ने दस्तखत किए थे। और अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर कौमी सलामती माइकल फ्लिन ने सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाली सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को दस्तावेजात मुहैया करने पर रजामंदी जाहिर की है। श्रीलंका ने बुध के रोज बताया है कि मानसून बारिशों से आने वाले सैलाबों और मिट्टी के तोदे गिरने से हलाकतों की तादाद कम से कम 202 तक पहुंच गई है। और खबरें अब तफसील के साथ। अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल के सिफारती इलाके में बुध की सुबह एक बड़े ट्रक बम धमाके में कम से कम 90 अफराद हलाक और 300 से जायद जख्मी हो गए हैं। यह हमला काबुल के वजीर अकबर खान के इलाके में हुआ जहां गैर मुल्की सिफारत खाने और सरकारी दफातर वाक़ई हैं। यह इलाका जर्मन सिफारत खाने से ज्यादा दूर नहीं है। तस्वीर में जो सोशल मीडिया पर जारी की गई देखा जा सकता है कि धमाके से सिफारती मिशन का एक हिस्सा खंडर में तब्दील हो गया। जर्मन वजीर खारजा सिगमार गैब्रियल ने ट्विटर पर बताया कि हलाक होने वालों में अफगान सिक्योरिटी गार्ड शामिल था और मुतादिद मुलाजमीन जख्मी हुए हैं। धमाके से मुतादिद सिफारत खानों समेत कई इमारतों को भी नुकसान पहुंचा जबकि कई गाड़ियां भी उसकी जद में आ गईं। किसी भी ग्रुप ने फौरी तौर पर इस धमाके की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है तहम तालिबान ने इसे मुलव्वस होने से इनकार किया है। एक सिक्योरिटी ओहदेदार ने नाम जाहिर न करते हुए बताया कि 90 लोग हलाक और 300 से जायद जख्मी हुए हैं। इससे पहले अफगान वजारत सेहत के तर्जमान वहीदुल्लाह मजरूह ने मरने वालों की तादाद 80 बताई थी और कहा था कि तादाद में इजाफा हो सकता है। पाकिस्तान ने काबुल में होने वाले बड़े बम धमाके की शदीद अल्फाज में मजम्मत करते हुए कहा है कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अफगान भाइयों और उनकी सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। मजीद तफसीलात इस्लामाबाद से मोहम्मद इश्तियाक की रिपोर्ट में। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत ने अफगानिस्तान के दारुल-हुकूमत काबुल में होने वाले दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत की है। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने अलग अलग पैगामात में काबुल में बम धमाके की मजम्मत की जबकि वजारत खारजा की तरफ से भी एक मजम्मती बयान जारी किया गया। फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा ने बयान में कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हम अफगान भाइयों और अफगानिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हैं। वजारत खारजा से जारी बयान में कहा गया कि काबुल में बम धमाके से करीबी रिहाइश पजीर पाकिस्तानी सिफारतकारों और अमले की रिहाइशगाहों को भी नुकसान पहुंचा है जबकि बाज़ को मामूली जख्म भी आए। बयान में कहा गया कि बतौर दहशतगर्दी के शिकार मुल्क के पाकिस्तान उस दुख और दर्द को समझ सकता है जिसका लोगों और मुआशरे को सामना करना पड़ता है। वजारत खारजा के बयान में हुकूमत पाकिस्तान के उस मौक़िफ़ को एक मरतबा फिर दोहराया गया कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी की मजम्मत करता है और कहा गया कि दुख और अफसोस की इस घड़ी में हम अफगान भाइयों के साथ खड़े हैं।
کابل کے علاقے وزیر اکبر میں منگل کی صبح ایک طاقتور بم دھماکے میں درجنوں افراد ہلاک اور 300 سے زائد زخمی ہو گئے تھے۔ بارودی مواد ایک ٹرک میں نصب کیا گیا تھا۔ جس علاقے میں یہ دھماکہ ہوا وہاں مختلف ممالک کے سفارت خانے اور دیگر سرکاری عمارتیں ہیں۔ تجزیہ کار اور سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ بات باعث تشویش ہے کہ بارود سے بھرا ٹرک کابل کے حساس علاقے تک پہنچنے میں کیسے کامیاب ہو گیا۔ جو سیکیورٹی ہے شہر کی وہ بریچ کرنے میں لوگ کیسے کامیاب ہوتے ہیں، یہ اب لمحہ فکریہ ہے اور یہ حملے بڑھ رہے ہیں اور بہت مہلک ہو رہے ہیں۔ طالبان نے اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیا ہے۔ ان کے ترجمان نے کہا ہے کہ ہم نے نہیں کیا۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ داعش نے کیا ہوگا، آئیسس نے کیا ہوگا۔ اگرچہ آئیسس ریٹریٹ پر ہے اور ان کے سپورٹرز میں کمی آ رہی ہے، لیکن ان کے پاس ابھی بھی یہ کیپیبلٹی موجود ہے کہ وہ افغانستان کے اندر خصوصاً کابل اور جو 2-3 ایسٹرن پروونسز ہیں وہاں پہ وہ ڈیڈلی اٹیک اس وقت بھی کر سکتے ہیں۔ یہ کیپیبلٹی ابھی تک ان کے پاس ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود کہتے ہیں کہ اگرچہ طالبان نے اس بم حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے، لیکن ان کے بقول تشدد کے ایسے واقعات کے باعث افغان امن کی کوششیں متاثر ہوں گی۔ یہ بہت ڈیمیجنگ ہے اور دونوں طرف سے، اس لیے کہ جب اس قسم کے حملے ہوں گے تو حکومت بھی بڑا مشکل ہے اس کے لیے کہ بات چیت کا سلسلہ جاری رکھیں، اور پھر یہ جب حملے کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہمیں بات کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ طالبان نے اس وقت یہ کہا ہے کہ ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ دیر پا امن کے لیے افغانستان کے مسئلے کا سیاسی حل ہی تلاش کرنا ہوگا۔ افغانستان میں حالیہ مہینوں میں تشدد کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے اور پاکستان کی جانب سے پڑوسی ملک افغانستان میں سلامتی کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر تحفظات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔ پاکستان کے اٹارنی جنرل اوصاف علی 8 جون کو اپنی ٹیم کے ہمراہ ہیگ میں بین الاقوامی عدالت انصاف کی ایک کانفرنس میں شرکت کریں گے۔ عالمی عدالت کے صدر کی سربراہی میں ہونے والے اس اجلاس میں پاکستان اور بھارت کے قانونی ماہرین کلبھوشن یادیو کی مقدمے کی کارروائی آگے بڑھانے کے پہلوؤں پر بات چیت کریں گے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہمیں دی ہے محمد جلیل نے۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق نے کہا ہے کہ پاکستان کی ایک اعلیٰ قانونی ٹیم آئندہ ہفتے عالمی عدالت انصاف کے صدر سے بھارتی شہری کلبھوشن کے مقدمے کی مستقبل میں ہونے والی سماعت کے طریقہ کار کے معاملے پر بات چیت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس ٹیم کی قیادت پاکستان کے اٹارنی جنرل اشتر اوصاف کریں گے، جو 8 جون کو ہیگ میں عالمی عدالت انصاف کے صدر سے ملاقات کرے گی۔ ایاز صادق نے کہا کہ پاکستان کی قانونی ٹیم عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کے ایڈہاک جج کو تعینات کرنے کے معاملے پر بھی بات چیت کرے گی۔ پاکستانی اٹارنی جنرل کی قیادت میں قانونی ٹیم کو ہیگ بھیجنے کا فیصلہ پارلیمان کی قومی سلامتی کی کمیٹی کے منگل کی شام کو ہونے والے ایک اجلاس میں کیا گیا۔ اس اجلاس میں حکمران جماعت مسلم لیگ نون اور حزب مخالف سمیت دیگر پارلیمانی جماعتوں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ رواں عالمی عدالت انصاف نے اپنے عبوری فیصلے میں کہا تھا کہ پاکستان میں زیر حراست اور فوجی عدالت سے سزائے موت پانے والے بھارتی شہری کلبھوشن یادو کی سزا پر حتمی فیصلہ آنے تک عمل درآمد نہ کیا جائے۔ اس فیصلے کے بعد عالمی عدالت انصاف میں کلبھوشن کے مقدمے سے متعلق پاکستان کی طرف سے اختیار کی گئی قانونی حکمت عملی سے متعلق حزب مخالف کی جماعتوں کے علاوہ بعض وکلاء کی طرف سے بھی سوالات اٹھائے گئے۔ پارلیمان کی قومی سلامتی کی کمیٹی کے اجلاس کے بعد اسپیکر ایاز صادق نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کلبھوشن کے مقدمے سے متعلق تمام پارلیمانی جماعتوں کا اس بات پر اتفاق رائے ہے کہ عالمی عدالت انصاف میں پاکستان کی طرف سے ایک بہترین قانونی ٹیم اس مقدمے کی پیروی کرے۔ دیکھیں، کنسنسس تو نیشنل ایشو ہے تو سب کا ہی کنسنسس ہے، مگر کنسنسس کے علاوہ جو کوشچنز تھے وہ نیچرلی جو چیزیں میڈیا میں آتی ہیں وہ پوری وہ نہیں ہوتی جو کہ ایکچوئل فیکٹس ہوتے ہیں، تو وہ فیکٹس کے لیے یہاں سب نے آپس میں باتیں کی اور اپنے کویسچنز ریز کیے، انہوں نے جواب دیے، اور سب کی یہ خواہش تھی کہ جب پاکستان کو ریپرزینٹ کیا جائے تو اچھے سے اچھے طریقے سے ریپرزینٹ کیا جائے۔ عالمی عدالت انصاف کے دستور کے مطابق کسی بھی مقدمے میں کوئی بھی ریاستی فریق جس کا کوئی شہری عالمی عدالت انصاف کا جج نہ ہو، اس کی طرف سے اس مقدمے کی سماعت کرنے والے پینل میں ایک ایڈہاک جج کو تعینات کیا جا سکتا ہے۔ بھارت نے عالمی عدالت انصاف میں موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے پاکستان سے متعدد بار ویانا کنونشن کے تحت کلبھوشن تک رسائی دینے کی درخواست کی، جو قبول نہ کی گئی۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
श्री लंका ने बुध के रोज बताया है कि मानसून बारिशों से आने वाले सैलाबों और मिट्टी के तोते गिरने से हलाकतों की तादाद कम से कम 202 तक पहुंच गई है। मुल्क के तबाहकारियों से निमटने वाले इंतजामी मरकज की इतलात के मुताबिक 96 अफराद अभी भी लापता हैं, जबकि तकरीबन 80,000 अफराद को आरजी पनाहगाहों में मुंतकिल किया गया है। श्रीलंका की फौज खतरात में घिरे अफराद को बचाने और उनकी इमदाद की तकसीम का काम कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा, अमरीका, चीन, जापान, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया और भारत उन मुल्कों में शामिल हैं जिन्होंने इमदादी कोशिशों का वादा किया है। रूस की वजारत दिफा का कहना है कि उनकी फोर्सेस ने बहर रोम से 4 क्रूज मिसाइल दागे हैं, जिनका निशाना शाम में दाइश के ठिकाने थे। वजारत ने बताया कि मिसाइल एक जंगी बहरी जहाज और एक आबदोज से फेंके गए और पलमीरा शहर के करीब जाकर गिरे और दाइश जंगजुओं के भारी हथियार तबाह हो गए, जो ग्रुप के हकीकी दारुल-हुकूमत रक्का से यहां तैनात किए गए थे। रूस ने कहा कि उसने अमरीका, तुर्की और इसराइल को मिसाइल दागने से पहले इत्तला दे दी थी। उसने ये सही तौर पर नहीं बताया कि ये मिसाइल हमले किस वक्त किए गए। अमरीका के महकमा दिफा ने कहा है कि बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल खतरे के तनाजुर में किया गया मिसाइल दिफाई निजाम का उसका पहला तजर्बा कामयाब रहा है। मिसाइल डिफेंस एजेंसी के वाइस एडमिरल जिम सेरिंग का कहना था कि बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल के खतरे से निमटने के लिए ये एक अहम कामयाबी है। मंगल को किए गए इस तजर्बे में 2 मुख्तलिफ मिसाइल दागे गए। मसनूई तौर पर बैनुल बर्र-ए-आज़मी बैलिस्टिक मिसाइल का एक हमला बैरुल काहिल के एक छोटे जजीरे से किया गया और दूसरा मिसाइल कैलिफोर्निया में फजाइया के एक अड्डे से दागा गया। दूसरे मिसाइल ने पहले मिसाइल को कामयाबी के साथ समंदर के ऊपर ही तबाह कर दिया। मुतादिद अमरीकी मीडिया इतलात के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप अमरीका को पेरिस में मौसमी तगय्युर के तबादले के उस मुआहदे से अलहदा करने के लिए तैयार हैं जिस पर सन 2016 में उनके पेशरो बराक ओबामा ने दस्तखत किए थे। अमरीका में कायम वेबसाइट एक्सियोस ने व्हाइट हाउस के एक सीनियर ओहदेदार के हवाले से, जिसको ट्रंप के फैसलों का बराह रास्त इल्म है, सबसे पहले ये खबर दी है कि ट्रंप ने मुआहदे से निकल जाने का फैसला कर लिया है और ये कि एपीए के एडमिनिस्ट्रेटर स्कॉट प्रूट को तफसीलात जारी करने के लिए कहा गया है। इस मुआहदे का मकसद जमीन की गर्मी को घटाना और आबो हवा की तब्दीली के असरात को कम करना है। ट्रंप ने गुज़श्ता इख्तितामी हफ्ता G7 सरबराह इजलास के लीडरों के साथ इस मुआहदे की तायीद से इनकार कर दिया था। सदर डोनाल्ड ट्रंप के साबिक मुशीर कौमी सलामती माइकल फ्लिन ने सदारती इंतखाबात में मुबैना रूसी मुदाखलत की तहकीकात करने वाली सेनेट इंटेलिजेंस कमेटी को दस्तावेजात मुहैया करने पर रजामंदी जाहिर की है। इससे कबल फ्लिन कमेटी को तलब करदा मालूमात फराहम करने से इनकार कर चुके हैं। उनके वकील का मौक़िफ़ रहा है कि जिन मालूमात का तकाजा किया गया है वो बहुत ज्यादा हैं। व्हाइट हाउस और न्यूज मीडिया के दरमियान ताल्लुकात बदस्तूर तनाव का शिकार हैं। मंगल को व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पाइसर ने नामनिगारों के सवालात के जवाब के दौरान अचानक न्यूज कॉन्फ्रेंस खत्म कर दी। सदर ट्रंप के गैर मुल्की दौरे के बाद ये पहली न्यूज ब्रीफिंग थी जिसमें उन्होंने सदर के दौरे की तफसीलात बताने के साथ न्यूज मीडिया को दुरुस्त खबरें देने की तलकीन भी कर डाली। मजीद अहवाल वॉइस ऑफ अमेरिका के नामनिगार बिल गैलो की रिपोर्ट में असद नसीर की ज़बानी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप का गैर मुल्की दौरा बेहद कामयाब रहा, मगर मुल्क से इनकी गैर मौजूदगी के दौरान इनकी सियासी मुश्किलात में मजीद इजाफा हुआ है। सदर ट्रंप के दामाद और व्हाइट हाउस के आला मुशीर जेरेड कुशनर के बारे में मीडिया ने इन इत्तलात को नश्र और शाया किया कि सदर ट्रंप के अपना ओहदा संभालने से कबल कुशनर ने रूसी सिफारतखाने की मार्फत मास्को से खुफिया मुआसराती जरिए से राब्ता किया था। मंगल को व्हाइट हाउस में होने वाली प्रेस ब्रीफिंग में नामानिगारों ने इस खबर से मुताल्लिक कई सवालात किए। प्रेस सेक्रेटरी शॉन स्पाइसर ने इन खबरों की तस्दीक या तरदीद से इनकार करते हुए कहा कि ये काबिल एतबार नहीं है। What your question assumes is a lot of facts that are not substantiated by anything. आपके सवाल में कई ऐसी बातों को हक़ाइक़ के तौर पर बयान किया गया है जिसकी कोई बुनियाद नहीं है, सिर्फ नामालूम ज़राए के हवाले से इनको अफशा किया गया। कुशनर के बारे में ये खबर उस वक्त मंजर-ए-आम पर आई जब सदर ट्रंप गैर मुल्की दौरे पर थे, जहां उन्होंने नेटो अरकान पर जोर दिया कि वो अपने दिफाई अखराजात में इजाफा करें। बहुत से यूरोपीय लीडरों ने सदर के इस बयान पर तशवीश जाहिर की है। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि दूसरों पर इन्हिसार करने का वक्त अब गुजर चुका है।
जर्मनी की चांसलर के इस बयान के हवाले से एक सवाल के जवाब में शान स्पाइसर ने कहा, That's great. That's what the president called for. He called for additional burden sharing. ये तो अच्छी बात है, यही सदर ने कहा था। इन्होंने दिफा के शोबे में मजीद बोझ बर्दाश्त करने की बात की थी। व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने उन खबरों पर तबसरा करते हुए कहा कि व्हाइट हाउस के स्टाफ में तब्दीली के बारे में सदर ट्रंप फैसला करेंगे और वो खुद ही इसका ऐलान करेंगे। मंगल की प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस और मीडिया के दरमियान तल्ख सूरत हाल उस वक्त पेश आई जब स्पाइसर ने ट्रंप के गैर मुल्की दौरे के बारे में मीडिया के गैर मुनासिब रवैये और कवरेज की तरफ इशारा किया। The reason that the president is frustrated is because there's a perpetuation of false narratives, a use of unnamed sources. सदर को इसलिए मायूसी होती है कि नामालूम जराये के हवाले से प्रेस गलत बयानिए पर इसरार करता है और ऐसी खबरों को बार बार दोहराया जाता है जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। ये परेशान कुन बात है। इन कलमात के साथ व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी शान स्पाइसर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को खत्म कर दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को यकदम खत्म कर देने के अमल से कई सवालात उठ रहे हैं, जिनमें ये इम्कानी सवाल भी है कि व्हाइट हाउस की इत्तलाती टीम में तब्दीली लाई जा सकती है। असद नजीर, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। वेबसाइट और रेडियो पर अभी हमारा ये 1 घंटे का न्यूज शो जारी है। फेसबुक लाइव से आपसे इजाजत चाहते हैं। अल्लाह हाफिज। जब रेडियो हो